हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानें तो जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? मतलब कि आपको कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार करना है। इट मीन्स आप अपनी कैपिटल को कहाँ कहाँ से रेज करेंगे और कितने कितने पोर्शन में रेज करेंगे, उसको अरेंज करना, अपने फंड्स को अरेंज करना ही आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक तरीके से पाई चार्ट दिख रहा है, जिसमें ये जो आपका हिस्सा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं, इतने आपके पास डेब्ट्स हैं, इतने आपके पास कुछ अदर सोर्स हैं जहाँ से आपको फंड्स मिल रहे हैं, और इतने आपके पास जो है वो इक्विटी कैपिटल है। ओके, सो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है? जो स्ट्रक्चर है उसका मतलब है अरेंजमेंट करना। आपके पास अलग अलग पार्ट्स हैं, डेब्ट है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, तो इनका क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट करना कैपिटल को डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास यही है, डेब्ट, इक्विटी और प्रेफरेंस, सो दैट लॉन्ग टर्म फंड्स नीडेड फॉर द बिजनेस वॉज आर रेड। मतलब कि आपको ये फंड्स क्यों चाहिए? ताकि आप बिजनेस को जो है, ये फंड्स आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज के फंड इसलिए चाहिए ताकि आप बिजनेस को जो है अच्छी तरीके से चला पाओ। इस प्रकार जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रेफर्स करता है प्रोपोर्शंस या फिर कम्बिनेशन किसका? डेब्ट और इक्विटी का। ठीक है, मिक्स किस पोर्शन में? ठीक है, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म्स लोन्स लिए हैं, या फिर आपने रिटेन की है अर्निंग को, या अदर कोई लॉन्ग टर्म सोर्सेज लिया है, उसकी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल विच एक फर्म जो है वो रेज करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो अगर सिंपल सी टर्म्स में समझें तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार करना है कि आपको पास डिफरेंट सोर्सेज है, आपको उस डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो क्या करना है? फंड्स को क्या करना है? रेज करना है। ठीक है, ओके। नाउ कुछ डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दी है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के द्वारा। पहली दी आपको गेस्टनबर्ग ने और दूसरी दी है जोहन जे हैम्पटन ने। गेस्टनबर्ग क्या कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी रेफर करती है मेकअप ऑफ इट्स कैपिटलाइजेशन। वो क्या बनाती है? कैपिटलाइजेशन बनाती है, जिसमें आपके ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज इंक्लूड होते हैं। ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज कौन से होंगे? आपके पास लोन हो गया, रिजर्व हो गया, शेयर्स हो गए, आपके पास बॉन्ड्स हो गए, ये सारे क्या हैं? लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। जोहन क्या कहता है? जोहन कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी कम्बिनेशन है। किसका कम्बिनेशन है? डेब्ट और इक्विटी की सिक्योरिटीज का कम्बिनेशन है, जो कि एक फर्म को कंप्राइज करता है फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स। मतलब यहाँ से वो फंड्स को रेज करेगा, और जो वहाँ से उसे फंड्स को रेज हुआ उसको कहाँ यूज़ करेगा? एसेट्स में यूज़ करेगा। ओके, सो हम कैपिटल स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि आखिर हमारे लिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर की हेल्प से अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है, अगर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा तैयार किया है, ठीक है, उससे हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी तो गुडविल ऑल्सो इंक्रीज, शेयर ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, इनका सबका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी हेल्प करती है आपकी इंक्रीज करने में मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर सिक्योरिटी, जो कि आपका क्या इंक्रीज कर देंगे? वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज कर देंगे। मतलब आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, आपको अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड अच्छा दे रहे हो, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, इसका इफेक्ट आपके शेयर के ऊपर पड़ेगा। आपके शेयर अच्छे हो जाएंगे, मतलब आपकी शेयर की जो वैल्यू है वो हाई हो जाएगी। शेयर की वैल्यू हाई होगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो फर्म है, वैल्यू ऑफ द फर्म, वो भी क्या हो जाएगी?
इंक्रीज हो जाएगी। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स, जो भी आपके पास फंड्स अवेलेबल है, चाहे फिर वो डेब्ट से आपने उठाए हों, चाहे फिर वो आपने इक्विटी से उठाए हों, चाहे फिर वो आपने प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर से उठाए हों, आपके पास कहीं से भी आपने अगर कुछ भी पैसा उठाया है तो आपको उस फंड्स का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर आप इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे, दैट्स मीन क्या होगा, आपकी जो फर्म है वो अच्छे से काम कर पाएगी। एक गुड कैपिटल स्ट्रक्चर इनेबल करता है एक बिजनेस एंटरप्राइज टू यूटिलाइज द अवेलेबल फंड्स फुली। एक प्रॉपरली आपको डिज़ाइन किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर को, ये इंश्योर करने के लिए आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, आपको ये डिटरमाइन करना है कि फर्म को कितने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, और जितने कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होगी उतने ही वो क्या करेगी, रेज करेगी फंड को डिफरेंट सोर्सेज से फॉर देयर बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, ताकि वो कर सकें। एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस को फ्रॉम ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। हमने पहले भी ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन ये दोनों ही सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, ना ही हमारे पास अंडर कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। नॉर्मल कैपिटलाइजेशन ही एक बेस्ट सॉल्यूशन है। ओके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, अगला पार्ट हमारे पास कहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। हमें अपने रिटर्न को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर देना चाहिए। रिटर्न हम रिटर्न किसको देते हैं, हम जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, कौन होंगे, शेयर होल्डर्स। एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर इनेबल्स करते हैं कि मैनेजमेंट को जो है अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहिए। प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है, तभी तो जो है हम जो है वो शेयर होल्डर को उनका रिटर्न अच्छा दे पाएंगे। In the form of higher return of the equity shareholders, increase in the earning per share। अगर हम हाई रिटर्न देंगे तो हमारे जो शेयर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, और दिस कैन बी डन बाय मैकेनिज्म ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे हो सकता है। ये रेफर करता है कि आपकी प्रोपरेशंस ऑफ डेब्ट कैपिटल इंक्रीज हो जाए। मतलब आप डेब्ट क्या कहते हैं कि जब डेब्ट से आप फंड को रेज करते हो, क्योंकि डेब्ट क्या है, चीपर सोर्सेज है, तो आपको क्या करना चाहिए, डेब्ट से फंड को रेज करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये चीपर सोर्सेज है, ठीक है, वो सस्ते मिल जाते हैं और इन्हें हम जो है वो फिक्स अमाउंट में डिविडेंड देते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट कितना भी हो, लेकिन अगर इनका 10% ही डिविडेंड देना है, 10% अगर इनका इंटरेस्ट देना है तो हम 10% ही इंटरेस्ट देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, ना इससे कम दे सकते हैं। इनका फिक्स्ड अमाउंट होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये चीपर सोर्सेज होते हैं। और इफ़ रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें कौन कौन सी आ जाएंगे, आपके शेयर होल्डर्स फंड आ गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू द डेब्ट होल्डर, तो कंपनी को जो है ट्रेडिंग इक्विटी में ही करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कॉस्ट क्या आएगी, आपके इंटरेस्ट देते हो, आप डिविडेंड देते हो, आपको ये मिनिमाइज करना चाहिए। एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिजनेस इंटरप्राइज जो है वो मिनिमाइज करता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करता है, शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ होगी, वेल्थ कौन सी होगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ कौन सी होगी, जो आप डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। क्योंकि आप इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर रहे हो, डेब्ट भी दे रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो है कॉस्ट ज़्यादा आ रही है कैपिटल की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल जो भी आपकी कॉस्ट आ गई, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड, मतलब ये दोनों का अगर मिला दोगे तो टोटल कॉस्ट आ गई आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आप इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आपको कम से कम करना है। या आप कर सकते हो इनकॉर्पोरेटिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर में, अगर आप लॉन्ग टर्म डेब्ट का यूज़ करते हो तो, ठीक है। एज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है कैपिटल, जो अगर आप डेब्ट से कैपिटल उठाओगे, क्योंकि डेब्ट तो चीपर सोर्सेज है, ठीक है, तो इससे आपकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इक्विटी से उठाओगे, अगर आप इक्विटी से पैसा ले रहे हो तो इक्विटी वाले आपके पास शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर चाहेंगे अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो उन्हें ज़्यादा ही डिविडेंड मिलना चाहिए, ओके। और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, सिंस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज टैक्स डिडक्टेबल,
अगर आप जो है इंटरेस्ट अपना पे करते हो, ठीक है, तो आपको टैक्स की अमाउंट भी जो है वो कम ही देनी पड़ती है, क्योंकि वो डिडक्ट हो जाता है उसमें। जो ऑल ओवर जो आपकी इनकम टैक्स, जो ऑल ओवर आपकी टैक्स की जो अमाउंट है उसमें से आपका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है, तो जैसे के हिसाब से आपको जो टैक्स की अमाउंट जो है वो भी कम पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी पोजीशन। एक कैपिटल स्ट्रक्चर में नेवर अलाउज ए बिजनेस इंटरप्राइज टू गो फॉर टू मच रेजिंग के डेप्ट कैपिटल। मतलब इतना भी, मतलब डेप्ट से आप माना चीपर सोर्सेज है, लेकिन आप इतना भी मतलब इससे फंड्स को रेज ना करें, बिकॉज एट द टाइम ऑफ पुअर अर्निंग, मतलब जिस टाइम पे कंपनी को जो है वो लॉस हो रहा है, इनको तो फिक्स अमाउंट में डिविडेंड चाहिए, ठीक है। अब कंपनी को जो है वो लॉस हो गया, ठीक है, तो ये इसके मतलब इंटरेस्ट को नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए अगर जब कंपनी को लॉस होता है, अगर आपके पास जब इक्विटी के हैं, तो इसमें आपको जो है देना नहीं पड़ता, क्योंकि जब कंपनी जब प्रॉफिट में होगी तभी इक्विटी वालों को जो है वो डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन इनको इंटरेस्ट जो है अपना वो फिक्स अमाउंट में चाहे कंपनी चाहे लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है, तो ये सॉल्वेंसी जो है वो डिस्टर्ब्ड करती है, और कंपलसरी आपको पेमेंट करनी पड़ती है इंटरेस्ट की टू द डेब्ट सप्लायर्स को। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक रूम फॉर एक्सपेंशन और रिडक्शन, ठीक है। आप कितना चाहे एक्सपेंड करते हो और कितना चाहे आप रिड्यूस कर देते हो डेब्ट की कैपिटल को, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट। जो भी आपकी कंडीशन है, जैसे भी आपका इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो कैपिटल को जहाँ पे भी आपने बनना है। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है डेब्ट्स में कि आप जितना चाहें उसे क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, और जितना चाहे आप उसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। अनडिस्टर्ब्ड कंट्रोलिंग, ठीक है। एक गुड कैपिटल अगर स्ट्रक्चर होगा तो वो अलाउ नहीं करता है इक्विटी शेयर होल्डर को कि वो कंट्रोल करे ऑन बिजनेस के डिल्यूटेड पर, ठीक। वो मतलब अगर अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अलाउ नहीं किया जाता है कि आप बिजनेस पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल रखो। मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। आपके जो फाइनेंस का जो रिस्क है उसको आपको मिनिमाइज करना है। यदि डेप्ट कंपोनेंट अगर आपके इंक्रीज हो जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, अगर आपकी डेप्ट जो है वो अगर इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा आपके पास, डेप्ट को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा डेप्ट, आपको डेप्ट का इंटरेस्ट की पेमेंट देनी पड़ेगी, ऑन टाइम पे देनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है प्रोटेक्ट करता है एक बिजनेस इंटरप्राइजेस को फ्रॉम सच फाइनेंशियल रिस्क थ्रू ए जुडिशियस मिक्स। आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या करोगे, डेप्ट और इक्विटी मिक्स का जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार कर लो, ठीक है। आपने डेप्ट से, ये कहता है कि अगर आप डेप्ट से लोगे तो आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी ऑन टाइम पे देना पड़ता है, फिक्स अमाउंट में देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेप्ट इक्विटी मिक्स से कर लोगे तो आपके पास शेयर्स इसमें बट गए ना, 60 इससे कर लो, 40 इससे कर लो, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, पोर्शन में बढ़ जाते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कम ही आपको रिस्क होगा फाइनेंशियल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हम करते हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं, ये 4 मेन थ्योरीज होती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। फर्स्ट इज नेट इनकम अप्रोच, सेकंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इन दोनों अप्रोचेस को जो है वो किसने दिया है, डेविड दुरंत ने दिया है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदिग्लानी, मिलर अप्रोच। ओके, आपको ये 4 अप्रोच पढ़नी है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच को किसने दिया है, दुरंत ने दिया है, ठीक है। ओके, इस अप्रोच के एजम्पशंस क्या है,
इस अप्रोच के जम्पशंस है जो आपके डेप्ट होंगे और जो आपके इक्विटी होगी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, एट एवरी लेवल, ये हर लेवल पे क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट रहेंगे ऑफ डेप्ट इक्विटी मिक्स, ठीक है। इसमें बताया गया है कि अगर आपके डेप्ट जो हैं अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इससे आपकी अगर कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपकी कम हो रही है, डेप्ट अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कम हो गई, उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको एक बार बना लेते हैं। ये आपके पास है डिग्री ऑफ लिवरेज और ये आपके पास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने कहा था इसमें इक्विटी और इसमें डेप्ट। डेप्ट एंड इक्विटी, डेप्ट एंड इक्विटी इसमें क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सो ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस नेट इनकम अप्रोच में दुरन ने इस अप्रोच में क्या कहा है कि ये क्या है, रिलेवेंट है, ठीक है, रिलेवेंट बताया इसे, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपके डेप्ट इंक्रीज हो रहे हैं, डेप्ट का रेशियो बढ़ा, ठीक है, कॉस्ट जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम हो गई, मतलब कि आपकी कम हो गई, ठीक है, उससे के कम होने से आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे इक्विटी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, डेप्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं डेप्ट को बढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं डेप्ट को अगर बढ़ाऊंगी तो आपका जो पास जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये जस्ट कुछ नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। पहले कांस्टेंट चलेगा, फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा माइंड होके मूव करेगा। जैसे थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर ये बिल्कुल सीधे चलने लग जाएगा। तो ये है आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का, एनओआई अप्रोच। ये भी आपके देवेंद्रन ने दी है। एनआई अप्रोच में तो देवेंद्रन ने क्या कहा था कि वो रिलेवेंट है, इसने कहा है इररिलेवेंट है, इसे इररिलेवेंट का नाम दिया गया है। क्यों, इसमें उसने कहा है जो आपके डेप्ट हैं और जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है, हर एक लेवल पे आपकी डेप्ट कांस्टेंट है, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी कांस्टेंट है। मतलब डेप्ट से आप जब सोर्स लेते हो, क्योंकि डेप्ट क्या है, आपके पास चीपर सोर्सेज है, ठीक है, अगर आप डेप्ट से पैसा उठाओगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, ये आपके फेवर में है। लेकिन अगर आप इक्विटी से पैसा उठाओगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इक्विटी में क्या देना पड़ता है, हमें डिविडेंड देना पड़ता है और एक हायर अमाउंट में डिविडेंड हमें पे करना पड़ता है, जबकि डेप्ट में एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्सेस पे करना, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उसके बाद में इसमें जो टैक्स की वैल्यू आती है वो भी कम आती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपके पास ये है डेप्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी इक्विटी भी जो है वो भी कांस्टेंट है, इक्विटी कांस्टेंट है, डेप्ट कांस्टेंट है। तो आपके यहाँ पे और क्या कांस्टेंट थी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपकी कांस्टेंट थी। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये इस तरीके से मूव करेगी, ये भी आपकी कांस्टेंट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये किस चीज़ का ग्राफ है, इररिलेवेंट का, जब इररिलेवेंट सोर्सेज हो। इस
इस अप्रोच में क्या कहा गया है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसमें ये फैक्ट में बिलीव करता है कि मार्केट एनालिसिस है कि फर्म एक होल या फिर डिस्काउंट एक पर्टिकुलर रेट पे देती है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है डेब्ट इक्विटी रेशियोज के साथ। यदि टैक्स की फॉर्म में अगर आपके पास गिवन है तो रिकमेंडेड कर सकते हैं कि आपके इंक्रीज हो जाएंगे डेब्ट फाइनेंसिंग, जैसे डेब्ट इंक्रीज होने के बाद में आपकी WACC है जो रिड्यूस हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये वाली चीज़ बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच किसने दी है? ये दी है इज़रा सोलेमन ने दी है। इस अप्रोच को डिफाइन करना हार्ड नहीं है, फास्ट है फैक्ट को जानना। ठीक है, इसमें क्या कहता है? इसमें कहते हैं कि आपके पास जो है डेब्ट है और आपके पास इक्विटी है। डेब्ट भी जो है वो कुछ टाइम तक मतलब कि डेब्ट जो है कुछ टाइम तक सीधे चले, कॉन्स्टेंटली मूव किया, फिर एकदम से अपवर्ड चले गए। इक्विटी भी कुछ टाइम तक सीधे, फिर एकदम से अपवर्ड चले गए। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगी? ये कुछ टाइम तक जो है वो क्या चले हैं? कॉन्स्टेंटली चले हैं। और तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो आपकी ई है, जो आपकी KO है, ये वाली कहाँ से आएगी? ये आएगी आपकी जस्ट इक्विटी के नीचे से, क्योंकि ये भी जहाँ तक ये जो है कॉन्स्टेंटली मूव करें वहाँ तक बाइंड होगी। ठीक है, देन उसके बाद में ये भी क्या हो जाएगी? अप करना स्टार्ट कर देगी। और जहाँ पे ये तीनों जो हैं ये वाली बाइंड, ठीक है, ये वाला जो बाइंड हुआ है और ये जहाँ तक ये मूव नहीं किए हैं या जहाँ तक ये सिमिलर है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहाँ से ये बिल्कुल इस तरीके से गई है, मतलब जहाँ से ये बाइंड हुआ था, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ रेज कर गई, ये वाला हिस्सा जो है पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट होता है ये, क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट आपका होता है, ये KO है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जहाँ की आपकी WACC जो है वो क्या होगी? मिनिमम होगी, और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी? वो होगी आपके पास मैक्सिमम। इसमें एक चीज़ और आती है, वो आती है आपके पास पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ठीक है, इस ऑर्डर थ्योरी को आपको किसने दिया था? डेविड डोनाल्सन में दिया था। कितने में? 1961 में इसे दिया गया था। इसमें कहा था, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक कंपनी को जो है अपना मालिकाना हक मतलब कि अपनी कंपनी को जो है अपने शेयर्स जो हैं वो बाहर पब्लिक को इशू नहीं करनी चाहिए। मतलब शेयर होल्डर्स तो कंपनी को रखने ही नहीं चाहिए, मतलब एक कंपनी को अपना मालिकाना हक बाहर नहीं देना चाहिए, इसलिए उसे इक्विटी से ना रेज करके उसे डेब्ट सोर्स से रेज करना चाहिए पैसे जो है उसे फंड्स अगर रेज करने हैं तो उसे डेब्ट्स का सारा लेना चाहिए, ना कि इक्विटी का। इक्विटी उसे लास्ट ऑप्शन में रखना चाहिए, अगर कोई भी उसके पास ऑप्शन नहीं दिखा है तो लास्ट ऑप्शन उनके पास इक्विटी होगा। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में यही बताती है कि अपना जो कंपनी को अपना मालिकाना हक है, अपनी जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बाहर नहीं देने चाहिए कंपनी को, बल्कि अपना मालिकाना हक कंपनी को बाहर नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसलिए कंपनी जो है इक्विटी से ना रेज करके उसे डेब्ट से पैसे को रेज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अप्रोच की बात करें तो मोदिगिलानी एंड मिलर अप्रोच, जिसे हम MM अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी चेंज नहीं होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज नहीं होगी और वैल्यू ऑफ द फर्म भी चेंज नहीं होगी। अब कैसे नहीं होगी वो देखते हैं। मोदिगिलानी मिलर अप्रोच, ठीक है, इसको हमने दो तरीके से डिवाइड किया, एक तो लिवरेड और एक होगा आपके पास अनलिवरेड। ठीक है, लिवरेड में आपके पास क्या आ जाएंगे? आपको डेब्ट और इक्विटी
ठीक है। आप डेब्ट से पैसा उठा सकते हो, इक्विटी से पैसा उठा सकते हो। अनलिवरेज में आपको 100% जो पैसा है वो सिर्फ इक्विटी से ही उठाना है। लिवरेज में आपके पास चॉइस होती है, डेब्ट से उठा लो, इक्विटी से उठा लो, या दोनों से मिक्सर में उठा लो, ठीक है। लेकिन अनलिवरेज में आपके पास चॉइस नहीं होती है, इसको आपको 100% इक्विटी से ही उठाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप 100% अगर इक्विटी से उठाओगे तो डेब्ट तो है ही नहीं, तो डेब्ट में तो नो चेंज, ठीक है। डेब्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं हो गई तो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी आपकी चेंज नहीं होगी। इसमें कुछ अजम्पशंस भी हैं आपकी। एक तो आपका जो है MM अप्रोच, जिसमें आपके अजम्पशंस क्या क्या हैं। इसमें अजम्पशंस हो सकती हैं आपकी कि परफेक्ट आपके पास जो है वो कैपिटल मार्केट होना चाहिए, ठीक है। आपकी कोई भी आप रिटेन्ड अर्निंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपके पास कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं आएंगे, ठीक है। इन्वेस्टर जो होंगे इसमें क्या होंगे, रेशनली होंगे, मतलब इन्वेस्टर को इतना पता होगा कि कहाँ उन्हें पैसे लगाने चाहिए, कहाँ से उन्हें पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा, क्योंकि आप इक्विटी से अगर उठाओगे तो आपको 100% जो है डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंटली मूव करेगा, ठीक है, सेम लेवल पे बिजनेस रिस्क पे एक कंसिस्टेंटली वो जो है मूव करता ही रहेगा। ये इसकी कुछ इसके एजम्पशंस थे MM अप्रोच की, ओके। ये MM अप्रोच को जो है फ्रैंको मोदिग्लानी एंड मेट्रॉन मिलर ने दिया था, इसलिए इसे MM अप्रोच भी कहते हैं। इसमें कहा गया प्रोपोजिशन फर्स्ट और प्रोपोजिशन सेकंड में कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए, और वैल्यू जो है टू आइडेंटिकल फर्म्स हैं जिसमें कि सेम वैल्यू है, ठीक है, जो कि इसको अफेक्ट नहीं करती हैं। चॉइस ऑफ द फाइनेंस कितना अडॉप्ट किया गया है, वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंडेंट है उसके एक्सपेक्टेड कितना फ्यूचर में अर्निंग होगी, और यहाँ पे आपको कोई भी टैक्सेस नहीं पे करना पड़ता है। वही बात की जा रही है। WAC जो है आपका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर फर्म फाइनेंशियल लिवरेज की अगर बात है, ठीक है। टैक्स इन्फॉर्मेशन आल्सो गिवन होगी, WAC से आपका क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा अगर आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज की बात कहेगी। तो इसमें दो प्रोपोजिशन देके समझाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेंट, कि हम कैसे डिटर्मिनेंट कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। न्यूमेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी नेचर के होती हैं, जिसमें कुछ आपके सब्जेक्ट जजमेंट होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर जो है जॉइंटली डिटरमाइन करता है एक फर्म्स की कैपिटल स्ट्रक्चर को, एंड हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते टाइम, ओके। तो 1 बाय 1 देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है। कीवर्ड क्या है आपके पास, कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो कि आपका क्या है, लिवरेज में है, मतलब लिवरेज रिस्क से डिनोट करते हैं। ये डिफाइन करता है आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट्स, या फिर आपने सोर्सेज कहाँ से आपने फंड्स को रेज करे हैं, फॉर विच द फर्म हैज़ टू इंक्योर ए फिक्स कॉस्ट को पे करेगी इस फिक्स सम में एज द रिटर्न पर पीरियड। मतलब अगर आपको डेब्ट से अगर आपने पैसे उठाए हैं तो आपको डेब्ट को जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। एट द फिक्स टाइम पे भी आपको करना पड़ता है, आपके पास ये टाइम गिवन होता है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ऑन ड्यू डेट ऑन द टाइम पे इसे पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट बात करें लिक्विडिटी। जब हम एनालिसिस करते हैं कैश फ्लो की एबिलिटी को कि फर्म की सर्विसेज क्या है, फिक्स चार्ज उसने कितना लिया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस रखता है कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग करने के लिए आपके पास लिक्विडिटी है या नहीं है। लिक्विडिटी ऑन द कैश, ठीक है, कि आपके पास कैश की अमाउंट कितनी है, फर्म में कितनी नहीं है, ठीक है, तो ये आपकी क्या बना के रखती है, लिक्विडिटी को बना के रखती है। नेक्स्ट बात आती है कंट्रोल। अनदर कंसिडरेशन जो है प्लानिंग का टाइप ऑफ द फंड यूज़ करना आपके एटीट्यूड ऑफ एग्जिटिंग मैनेजमेंट टूवर्ड्स कंट्रोल की तरफ। लेंडर जो है उसका कोई डायरेक्ट चॉइस नहीं होता है मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज में। मोस्ट केसेस में देखा गया है कि पावर जो होती है वो मैनेजमेंट के पास होती है कि उन्हें किस तरीके से अपनी टीम को जो है टेस्ट करना है विद इक्विटी होल्डर्स के साथ।
अकॉर्डिंगली इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट का वो क्या होता है, कंट्रोल करना। मैनेजमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके रखता है किसमें, फर्म में। एंड दे मेक लाइक हैव टू ग्रेटर वेट इज फॉर डेप्ट के लिए या फिर आपके प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एडिशनल उसे कैपिटल अगर की ज़रूरत हो रही है, बिजनेस को अगर एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत है तो वो भी कौन करवाएगा, मैनेजर करवाएगा। ठीक है, ये बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि आपको ऑब्टेन करना है फंड्स को, अपने मैनेजमेंट के थ्रू आप फंड्स को ऑब्टेन कर सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो, डिटेल सेक्रीफाइस कर सकते हो, इसके ऊपर इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो आपका जो मैनेजमेंट है, मैनेजर जो है उसी का कंट्रोल किस में होता है, फर्म में होता है। और वही आपको ये बताएगा कि आपको कितने कैपिटल की ज़रूरत है, आपको उसी कैपिटल के अनुसार जो है अपनी कैपिटल को कहाँ से डिफरेंट सोर्सेज से रेज करनी पड़ेगी। कंपिटिटिव पैरिटी अनदर फैक्टर जो है डिटरमाइन करने का एक कैपिटल ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, जो मैंने बताया था आपके पास ये कुछ ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है आपके पास, ये वाला जो है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है। इन द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द अदर कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और फेसिंग करती है एक सिमिलर बिजनेस के रिस्क को। ये रेशनल यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो है, ये डेब्ट है और ये इक्विटी है और इन दोनों का रेशियो है, फिर ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बाइंड होकर चली गई है। ये एक अदर फर्म्स में एक सिमिलर लाइन बिजनेस होती है जो एप्रोप्रिएट होती है कंपनी के लिए अंडर कंसिडरेशन। इसका आप इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो एज ए बेंचमार्क के रूप में। ठीक है, द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का नेचर कैसा है। फिफ्थ जो डिटर्मिनेंट है आपके पास ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को, वो आपके रिलेटेड टू द इंडस्ट्री है जो कि आपके बिलोंग करता है, इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, आपकी नेचर इंडस्ट्री कैसी है, लार्जली है, मतलब तो आपको डिटरमाइन करेगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितनी है। ठीक है, जैसे एक फर्म जो है वो सेफ्टी से रन कर सके विदाउट एनी रिस्क और बैंकरप्टी को साथ लेके। ठीक है, वो अपनी मतलब कि स्मूथली रन कर सकती है एक बिजनेस। ठीक है, तो इंडस्ट्री सेल्स अ सब्जेक्ट है पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, मतलब सेल्स में तो आपकी फ्लक्चुएशन आती रहती है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो फर्म जो है वो क्या करती है, हैव ए लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को लेके चलती है। तो सच फर्म जो है वो अलाउज करती है हैव हाई ऑपरेटिंग लिवरेजेस को। ठीक है, उसकी लो डिग्री फाइनेंशियल लिवरेज है तो हाई उसकी ऑपरेटिंग लिवरेज हो जाएगी। टाइमिंग का इशू होता है, टाइमिंग ऑफ इशू क्वेश्चन आता है आपका, टाइमिंग ऑफ इशू ये आल्सो कंसिडर करता है आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है डिटरमाइन करने के लिए कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। ये फंड पॉसिबल होता है टू मेक सस्टेनेबल सेविंग करना थ्रू प्रॉपर टाइमिंग ऑफ सिक्योरिटी इशू में। इट इज़ इन द टाइटनेस ऑफ थिंग्स टू मेक पब्लिक ऑफरिंग करता है एट ए टाइम व्हेन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज द कैपिटल मार्केट इज डील फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड फंड्स। यहाँ पे टाइमिंग को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। टाइमिंग एनालिसिस जैसे आपने मे सब्जेक्ट आपने यूज़ करना है डेप्ट को। ठीक है, बट कंपनी जो है वो डेप्ट के पास नहीं जाती है इफ़ इट्स एग्जिटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में, जो कि आपके पास ओवरलोडेड डेप्ट है। मतलब सिंपल सी बात ये कह रहा है टाइमिंग पे ही आपको इशू करना है। ठीक है, आपको टाइमिंग की एनालिसिस करना है और टाइमिंग पे जब आपको फंड्स की ज़रूरत होगी तभी आपको पब्लिक से ऑफर करके, ठीक है, एट द टाइम ही आपको क्या करना है, इशू करना है। ठीक है, फंड्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कि कंपनी का साइज़ कैसा है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी की गुडविल कैसी है, क्रेडिट स्टैंडिंग है या नहीं, क्रेडिट कंपनी जो है कंपनी को कोई क्रेडिट दे सकता है या नहीं। एक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिटरमाइन करने के लिए कि शेयर्स और सिक्योरिटी का शेयर्स की वैल्यू क्या है, आपकी इक्विटी क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर में। इन जनरल टर्म्स में बात करें तो फर्म इंजॉय करती है हायर क्रेडिट स्टैंडिंग अमंग इन्वेस्टर लेंडर्स इन द कैपिटल मार्केट और बेटर पोजीशन हो जाएगी उसकी, वो फंड्स ले सकती है अपनी चॉइसेस सोर्सेज से। यदि क्रेडिट स्टैंडिंग उसकी प्योर है तो उसके लिमिटेड सोर्सेज होंगे। मतलब इसमें बात कहा गया है कि अगर क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब इट मीन्स इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, मतलब उसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में। ठीक है, मतलब कंपनी की मार्केट में गुडविल कैसे अच्छी होगी, उसकी बैलेंस शीट से। अगर कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है, इट मीन्स इन्वेस्टर जो भी लेंडर है, जो भी आपका
लेंडर है वो ये सोचेगा कि हाँ इनकी जो कंपनी है वो क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो ये हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो है वो हमें पे कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी है, तो कंपनी को जो है वो किसी भी सोर्सेज से जो है वो बोरो कर सकती है मनी को। लेकिन अगर उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग पुअर है, अगर कंपनी लॉस में जा रही है, तो कोई भी बंदा उसे पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं लगाएगा। क्योंकि उन्हें डर रहता है कि इंटरेस्ट तो बात छोड़ो, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है वो आ जाए, वो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो है उसकी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल क्या चली गई, लो चली गई, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी मतलब एक लिमिटेड चॉइस है उनके पास कि वो मतलब कि इन्हीं जगहों से अपने पैसे रेज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। थैंक यू।